अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच के साथ मैं हूं वसीम लियाकत। कल मैं आपके साथ अकेला था, मैंने 2 घंटे आपको नज़म सुनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा 2 घंटे में नज़म के साथ गजल भी होनी चाहिए, तो आज गजल को हम आज वापस ले फाइनली आए। अस्सलाम वालेकुम मैं आ गई हूँ कंटेनर्स के हसार से गुजर कर। फाइनली मैंने सोचा कि हसनैन कल आपके साथ अकेले ही इंटरेक्ट कर रहे थे और आज मुझे हर सूरत जाना चाहिए, जितने भी कंटेनर्स हैं उनको क्रॉस करके, क्योंकि आज ज़रूरी हो गया था। और अगर हम सिर्फ ये कहें कि सिर्फ इस्लामाबाद में कंटेनर्स थे तो ये कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि कंटेनर्स आर एवरीवेयर इन द नूक एंड कॉर्नर। हर छोटी बड़ी शाहरा पर इस वक्त जो है वो कंटेनर्स हैं, और कंटेनर सिर्फ एक कंटेनर नहीं है, बाकायदा मैं गिनती हुई आ रही थी, काउंट करती हुई, एक एक साइड पर लेयर्स बनाई गई हैं। अब एक साइड पर जो मैंने देखा वो तो 12 थे। अच्छा, दूसरी साइड तो आप रहने ही दें। तो मतलब जिस तरह से लेयर्स बनाई गई हैं, और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां से गुजर कर आप जो है अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और आप सोचा मैं कल कितनी मुश्किलों में आया हूँ। आप मुश्किलों में आए हैं और आपकी हिम्मत जो दाद है मैं उसको जो है वो सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि आप आकर यहाँ पर 2 घंटे जो है वो अकेले बातचीत भी करते रहे हैं मेरे बगैर। और जो है वो आपने जिस तरह से सब नाजरीन को एंटरटेन रखा, वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि सब लोग अपने घरों में थे। बिल्कुल ऐसे ही आज आप आ चुकी हैं। और अब अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मार्च की, जो कि धरने में तब्दील होने के करीब है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल पहले तो यही समझ नहीं आ रही ये धरना या एहतजाज है। बेसिकली ये एहतजाज था, ये एक रैली थी जो कि केपी से निकली है। इस वक्त जो इत्तलात है हमारे पास लेटेस्ट, वो ये है कि ये G11 में मौजूद हैं, और G11 में पुलिस और उनके दरमियान माजराई जारी है। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया ये हुआ कि हमारे 4 रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए हैं। हमारी उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी हैं। इस तरह की सिचुएशन जब भी एहतजाज होता है, धरना होता है, हुकूमत की तरफ से रोका जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। और अब डी चौक के हालात क्या हैं, रावलपिंडी के हालात क्या हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद के हालात हैं वो कोई साजगार नहीं है। इंटरनेट बंद है, रोजमर्रा की जिंदगी इंटरनेट तो चल रहा है लेकिन स्लो बहुत है, ना होने के बराबर ही है। पहले ये था वाईफाई है वो चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और दूसरी बात ये भी है कि सिग्नल्स इस दफा अच्छी बात है कि वो बंद नहीं किए गए, थोड़ा सा उससे लोग भी इंटरेक्ट हो रहे हैं। एक फोन कॉल है, लेकिन हमें इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है व्हाट्सएप की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, कि अब अगर सिर्फ सिग्नल हो तो उस पर गुजारा भी नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आपको टीवी के सामने बैठना पड़ता है तमाम तरह मालूमात हासिल करने के लिए। हाँ, और टीवी पर भी सिग्नल्स नहीं थे, यहाँ तक भी सिचुएशन है। और पीटीआई के एहतजाज की अगर हम ओवरऑल बात करें डी चौक के हवाले से, तो आपको पता है कि डी चौक को अगर हम जियोग्राफिकली तौर पर देखें तो वहाँ पर बहुत से हेड ऑफिस हैं, बैंक्स वगैरह हैं, फिर दफ्तर भी हैं। और अगर जब हम ये कहते हैं ना कि कैपिटल एक नर्व सिस्टम है, तो डी चौक जो है वो एक नर्व सिस्टम है इस कैपिटल का। और वहाँ पर इस तरह के हालात, और 3 दिन से हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता 3 दिन से ये सूरत हाल। मतलब वज़ीर ख़जाना ने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक एस्टीमेट बताया कि किस हद तक हमारी इकॉनमी को जो है वो नुकसान पहुँच रहा है। और 3 दिन से ये जिस तरह से इफेक्ट है, तो कितने लाखों करोड़ों में, अरबों में नुकसान हो रहा है हमें। बिल्कुल ऐसी है गजल, जिस तरह आपने बताया कि डी चौक एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठते हैं आप, तो आपकी बात अपनी मनवा सकते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट वहाँ पे आपकी बात सुनने को तैयार भी होती है, क्योंकि आप शहर इक़्तिदार से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। शहर इक़्तिदार तो पूरा इस्लामाबाद है, लेकिन डी चौक के बाद ही आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, आपकी पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम तरह जुडिशरी वहाँ पे होती है, इंतजामिया वहाँ पे होती है। तो इस वजह से हर एहतजाजी की नज़र डी चौक पे होती है कि किसी तरह से वो डी चौक पे पहुँचे, ताकि वो मुज़ाकरात कर सके गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट से अपनी बात को मनवा सकें। डी चौक के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे, प्रॉपरली आगाह करेंगे कि डी चौक में क्या कुछ सूरत हाल है। लेकिन जहाँ से आप आई हैं, रावलपिंडी के, क्योंकि अक्सर लोग रावलपिंडी से आते हैं। जिस तरह आप अगर एम्बर्स में रहे ना, तो वहाँ पे दुबई के लोग अक्सर शारजा से आते हैं, क्योंकि शारजा थोड़ा सा सस्ता शहर है। इसी तरह रावलपिंडी थोड़ा सा सस्ता शहर है, वहाँ पे जिंदगी आसान होती है, हर बंदा लाइवली होता है, मोहल्लेदारी का सिस्टम है। इस वजह से वहाँ पे जिंदगी कैसे चल रही है, इस हवाले से हम जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे अनवार अब्बासी साहब। अनवार अब्बासी साहब इस वक्त फैज़ाबाद के करीब मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमें फैज़ाबाद की सूरत हाल बताइएगा। फैज़ाबाद में किस तरह की सूरत हाल है, क्या कुछ वहाँ पे आप देख रहे हैं? और आपने कल अनवार ने एक बात भी कही थी कि पुलिस इस दफ़ा उनको एग्रेसिव नज़र आ रही है, तो क्या पुलिस उसी तरह से अपना एग्रेशन शो कर रही है? कल तो काफी सुकून रहा फैजाबाद और सराउंडिंग एरिया में। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की स्ट्रेटजी ये थी कि जब जो बड़ा है
इस्लामाबाद में दाखिल होगा तब वो लोग निकलेंगे। कल हमने देखा कि ना तो हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान मरी रोड या इसके किसी सराउंडिंग एरिया में नजर आए और ना ही पुलिस के साथ किसी किस्म का वहां पे तसादुम हुआ। कल इतना मैंने कल ज़रूर कहा था कि कल मैंने एक खबर भी ब्रेक की थी। कल जब जिस वक़्त हम फ्लाईओवर के पास मौजूद थे, तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान तो हमें नज़र नहीं आए। लेकिन पुलिस की शिफ्ट चेंज हो रही थी। एक बस आई जिससे नई शिफ्ट वहाँ पे उतरी और जो ही वो गाड़ी से उतरे, उन्होंने डंडे लेके वहाँ पे राहगीर जो गुज़र रहे थे, वहाँ पे मोटरसाइकिल सवार थे, पैदल गुज़रने वालों पे डंडे अचानक बरसाना शुरू कर दिए। मैंने वहाँ पे उनके ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा ये तो राहगीर हैं, बेचारे रास्तों की तलाश में यहाँ से गुजर रहे हैं, इन पे डंडे क्यों बरसाए जा रहे हैं? तो उसने कहा कि ये रास्ता बंद कर देंगे। वो बेचारे खुद रास्ते ढूंढ रहे थे। इसी असनाम में एक मोटरसाइकिल सवार जो वहां पे थोड़ा सी लूप छोड़ा गया था, वहां से मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। एक पुलिस एहलकार आया, उसके साथ में डंडा मारा और बेचारा मोटरसाइकिल समेत नीचे रोड पे गिर गया। तो इतनी एग्रेसिव पुलिस तो है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी चूंकि आपदी रिकॉर्ड उनसे बात भी होती है। कल भी हमें बताया जा रहा था कि भाई हमें खाना तक वक्त पे नहीं दिया जा रहा, कोई हमें किसी किस्म का शेल्टर नहीं दिया जाता, हमें ड्यूटीज हमें लॉन्ग करनी पड़ती है। यही वजह है, एक एग्रेशन की वजह तो हमें ये समझ आ रही है कि उनकी ड्यूटीज उनसे ज्यादा ली जा रही है। कल भी चूंकि सारा निजाम जिंदगी मुअत्तल रहा, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह ना सिर्फ इस्लाम बल्कि रावलपिंडी में भी जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए हैं और इस दफा कंटेनर्स उन्होंने इस तकनीक से लगाए कि वहां से मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकता और ना पैदल गुजर सकता। आप अंदाजा इस बात का करें कि फैजाबाद जो फ्लाईओवर के पास कंटेनर्स लगे हैं, पहले थोड़ा सा लूप छोड़ा जाता था, वहां से मोटरसाइकिल पैदल गुजरने वाले गुजर सकते थे। अब अगर हम फ्लाईओवर के ऊपर जाते हैं, एक तरफ से कवर करके दूसरी तरफ जाते हैं, तो हमें आईजीपी रोड से बड़ा लंबा चक्कर लेकर वहां पे फ्लाईओवर के पास जाना पड़ता है कि वहां से पैदल गुजरने का भी रास्ता नहीं छोड़ा गया। इस तरह उन्होंने कंटेनर्स लगाए और डबल लेयर्स में इस वक्त कंटेनर्स लगाए, बड़ी तादाद में कंटेनर्स लगे। तो यूं कल हमने देखा कि सारा दिन जो मुसाफिर हैं, राहगीर हैं, वो काफी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग बड़ी मुश्किल से, चूंकि मोटरसाइकिल बाज़ पहले ये एडवांटेज था कि लोग मोटरसाइकिल सवार जो किसी न किसी लूप से गुजर जाते थे, लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल हमने देखा कि काफी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। अगर यहाँ से आप इकबाल टाउन या एयरपोर्ट रोड पे या पुराने एयरपोर्ट साइड पे या खन्ना पुल जाएं, तो आपको काफी लंबा चक्कर लगा के वहां से जाना पड़ेगा और फिर आगे भी जगह जगह से रास्ते बंद किए रखें। सिर्फ फैजाबाद फ्लाईओवर का जो इंटरचेंज है, उसके नीचे सिर्फ एक रो इसलिए खोली गई है कि वहां पे पुलिस जो अफसरान वहां पे बार बार आते हैं वहां पर जायजा लेने के लिए, और फिर बिजनेस वैन होती है, अगर किसी कारकुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस रास्ते से उसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाए। I-9 को सब जेल करार दे दिया गया। जितने भी कारकुन यहाँ से गिरफ्तार होते हैं तो वो I-9 थाने मुंतकिल किए जाते हैं, उसे सब जेल करार दिया गया है। तो अच्छा अनवर, ये भी बताएं कि आज जब मैं आते हुए देख रही थी तो एक बहुत बड़ी तादाद थी पुलिस की, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनको वक्त पर खाना नहीं मिल रहा, उनकी ड्यूटीज़ को भी लंबा कर दिया गया है, तो क्या कोई रोड मैप है? क्योंकि पिछली बार भी जब रास्ते इसी तरह बंद हुए थे तो रोड मैप दिया गया था, बट इस दफ़ा तो लग रहा है कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से इस्लामाबाद तक पहुँचा जा सके। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस दफा रूट मैप कोई नहीं दिया गया और इस दफा हुकूमत की तमाम तरजीहात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मार्च को रोकना है, इस जो एहतजाज को रोकना है। अवाम के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ना ही तो रावलपिंडी इंतजामिया और ना ही इस्लामाबाद इंतजामिया ने कोई किसी किस्म का रिलीफ रखा है। अवाम जिस का सामना करना पड़ रहा है अवाम को, रावलपिंडी के अवाम को, ना सिर्फ रावलपिंडी के अवाम को, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये चूंकि फैजाबाद जो है बैलेंस ट्रांसपोर्ट का अड्डा है, चारों सुबह जीबी और आजाद कश्मीर को ट्रांसपोर्ट यहाँ से जाती है, फिर पीर बदाई जो आईजीबी रोड से गुजर कर पीर बदाई जाना पड़ता है, वो भी बैलेंस ट्रांसपोर्ट अड्डा है। तो लोग ट्रांसपोर्ट तो खैर वो मुकम्मल तौर पर बंद है, पूरा सिस्टम स्ट्रक्ट हुआ है। साथ ही जो रोजमर्रा जरूरियात के लिए लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें, अच्छा एक चीज और भी सब हमने देखी कि मरी रोड के जो सराउंडिंग एरिया है वहां की मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद करा दी गई। कल भी हमारी वहां पे मुख्तलिफ ताजरों से बात हो रही थी, वो बेचारे वहां पे बैठे हैं, कहते हैं हम मुलाजमीन भी कहीं अपने घरों को जा नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, उन्हें दुकानों के अंदर ही अपने कारोबार जितने भी उन्हें यहीं पे रखा हुआ, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। वहां पे कुछ ताजरों ने बताया कि जब हम खाना तलाश करने के लिए उन्हें भेजते हैं किसी दूसरी जगह पे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और मुतअद्दिद ऐसे कारकुना, ऐसे जो
वहां पे मुलाजमीन है, उन्हें गिरफ्तार भी किया अच्छा गया है। अनवार, अब आपने ये बात की ना, तो सॉरी टू कट यू, बट हम देख रहे हैं कि इन्हीं दिनों में तीसरा रोज है आज शायद, और जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सामान उस तरह से नहीं आ रहा, ट्रेड्स रुकी हुई है, रास्ते बंद हैं, पेट्रोल की जो हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि वो भी कम है। मतलब आम आदमी की ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर हो रही है। रावलपिंडी में चूंकि मैं खुद रहती हूँ तो वहाँ पर इस तरह की बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लोगों को। यकीनन कल भी मुख्तलिफ इस तरह की शिकायत भी देखने में आई कि जो वहाँ पर फल और सब्जियों की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया। जिस तरह हमने बताया कि पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानब से कल ये ऐलान किया गया था कि चूंकि ज़ाहिर उनके जो टैंकर्स हैं उनकी एक्सेस मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स तक नहीं हो रही, तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत पैदा हो रही है और मुख्तलिफ शॉर्टेज भी देखने में आ रही है मुख्तलिफ मकामात से। यकीनन आप सिंगल मोटरसाइकिल वहां से नहीं, पैदल गुजरने वालों के लिए रास्ता नहीं है, तो दूर दराज इलाकों में पेट्रोल की तरसील मुमकिन नहीं हो पा रही। कल उनके जो सदर है पेट्रोलियम जो डीलर एसोसिएशन, उनकी जानब से एक वीडियो पैगाम भी सामने आया था कि कल से हो सकता है कि मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो जाए और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी दस्तयाब ना हो। तो इसके अलावा जो खाने पीने की रोजमर्रा अशिया की जरूरियात की जो चीजें हैं वो तो यकीनन डेफिनेटली महंगी होती है, और फिर जो मेन मर्कजी जो हमारी फ्रूट एंड सब्जी मंडी है वहां तक जो दीगर शहरों से अमूल जो यहाँ पर फल और सब्जियां आती हैं पंजाब से आती हैं, और चूंकि वहां पर अब ना तो एक्सेस मुमकिन है और वहां तक ना तरसील मुमकिन है, इसलिए फल और सब्जियों की कीमतों में यकीनन इजाफा हुआ। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मार्केट जब बंद होती है फल सब्जियों की कीमत में इजाफा होता है। अनवार, मुझे ये बताइएगा कि खन्ना पुल की बात की जाए, सादिकाबाद की बात की जाए, उनको इंटरनली भी बंद किया गया है। एहतजाज इस वक्त मेनली लीड कर रहे हैं केपीके के लोग। ये बताइएगा कि रावलपिंडी की क़यादत, रावलपिंडी के लोग कितनी हद तक एहतजाज में शामिल होने में कामयाब हुए, या फिर रावलपिंडी वाले बिल्कुल स्टक होकर रह गए? उसने पहले दिन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रावलपिंडी के कारकुनानों ने सख्त रिस्पांस किया था, और हमने देखा था कि पुलिस को मुख्तलिफ मकामात में उन्होंने एंगेज रखा था। काफी पुलिस के साथ इनकी सादम भी हुआ था, जिसमें सबसे बढ़कर फैजाबाद में हमने देखा था यहाँ पे नौजवान पहुंचे थे। इसके अलावा शमशाबाद में काफी पुलिस के साथ इनका सादम हुआ था, कमेटी चौक और दीगर इलाकों में। फिर बिलखसूस यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे है यहाँ पर सोहान और ये डोकरा खान के कारकुनान ने पुलिस को काफी टफ टाइम दिया था। लेकिन उसके बाद जो कल का दिन था, कल हमने देखा कि चूंकि क़यादत ने कॉल दी थी अपने कारकुनान को कि वो 26 नंबर चुंगी पर पहुंचे, चूंकि तमाम काफिलों ने वहीं पहुंचना था, वहां उनका इस्तकबाल करें, उनके लिए रास्ते क्लियर कराएं, तो कारकुनान की को ये हदायत जारी की गई थी उनकी क़यादत की जानब से कि वहां पर पहुंचे। और दूसरा, रावलपिंडी की क़यादत मुझे नजर इस दफा नहीं आई। राजा बशारत बार बार मुख्तलिफ वीडियोज पैगाम अपने कारकुनान को पहुंचा रहे थे कि मैं फलां जगह से आ रहा हूँ। इसके अलावा शहरियार रियाज भी इसी तरह के पैगाम वो जारी कर रहे थे कि मैं फलां जगह पे हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, अब वहां पर पहुंचे। पिंडी की क़यादत इस दफा हमें नजर नहीं आई, और बगैर कारकुनान ने रिस्पॉन्स जरूर किया। लेकिन कुछ रहनुमाओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि जब जो बड़ा काफिला है इस्लामाबाद में दाखिल होगा तब हम निकलेंगे, और कुछ का ये कहना था कि बहुत सारे हमारे कारकुनान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जिस वक्त ये G10 क्रॉस करेंगे तो फिर ये फैजाबाद और इसके सराउंडिंग एरिया से डबल रोड है, इसके अलावा जो खियाबान सर सैयद है वहां से निकलेंगे तो वहां उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सूरत हाल कल रही है। कल हमें रावलपिंडी में कोई इस तरह की एक्टिविटीज नजर नहीं आई, लेकिन जिस तरह के या कोई इनकी प्लान भी हो सकता है कि जब वो बड़ा काफिला यहाँ पर पहुंचे फिर ये लोग यहाँ से निकलें, क्योंकि दीगर जो शहरों में भी हमने देखा कि यही इंतजार किया जा रहा है कि जो मर्जी काफिला है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है अली बिन गंडापुर की क़यादत में, और जिसमें फतेह जंग से दूसरे बड़े काफिले ने पंजाब और जो बलूचिस्तान से DI खान और मियां वाली से आया था, उसने भी उसे ज्वाइन किया। तो उसके बाद जब ये D चौक पहुंचेंगे तो फिर यकीनन ये लोग निकल कर वहां पर जाएंगे। और कल हमने देखा कि काफी यहाँ पे फ्लाईओवर पर जो सुकून रहा है, लेकिन अफसरान बार बार आते रहे यहाँ पर अपने नौजवान के हौसले बढ़ाते रहे। कल भी हमने नाराबाजी सुनी पुलिस की जानब से। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं अनवार, ये इंतशार की कैफियत तो हमें नज़र आ ही रही है, लेकिन 26 नंबर चुंगी के हवाले से भी थोड़ी सी इत्तलात दीजिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वहाँ पर भी ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ पर भी हालात ख़राब हैं, और जिससे स्टार्ट में भी आपने कहा कि हमारे कांस्टेबल जो है वो शहीद हुए थे। क्या कुछ कारकुनान भी जख्मी वगैरह हुए हैं? कुछ ऐसी भी इत्तलात है?
देखिए, चूँकि वहाँ पे मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हो रही है और मुख्तलिफ उनकी खबरें भी सर्कुलेट कर रही हैं और ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद जो बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, ये बताया गया है कि बड़ा सख्त किस्म का तसादम रात को वहाँ पर रहा है कारकुनान और वहाँ पर पुलिस के दरमियान। उसके बाद चूँकि सेकंड ईयर्स में रेंजर्स को रखा गया था, रेंजर्स के साथ भी और जिस तरह एक रिटायर्ड जो रेंजर्स के एहलकार शहीद भी हुए हैं, उसकी भी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। पहले ये दावा किया गया पुलिस की जानिब से कि कारकुनान की जानिब से एक गाड़ी के नीचे उन्हें कुचला गया और बाद अज़ां एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनके भाई का जाके इंटरव्यू किया पीम्स अस्पताल में। उन्होंने कहा कि जी उसे पुलिस की गाड़ियों ने कुचला है। तो इस तरह की मुतज़ाद खबरें आ रही हैं और कुछ चूँकि सोशल मीडिया पे भी इस तरह की वीडियोज़ सर्कुलेट कर आप देख रहे हैं कि कारकुनान को सीधे फायर मारेंगे, जिस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि कारकुनान जख्मी हुए हैं, जो स्ट्रेट फायरिंग हुई है उन पर। उसके बाद चूंकि 26 नंबर जो चुंगी था वो कल तो एक जंग का मैदान बना रहा और उसके बाद तकरीबन अब ये G9 तक जो काफिला है वहां पर पहुंच चुका है और आगे उन्हें रेंजर्स का सामना करना पड़ेगा क्योंकि रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। और उस तरह की भी खबरें पहले आ रही थी कि चूंकि रेंजर्स एहलकार की शहादत के बाद जो रेड जोन है उसे फौज पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा और 245 के तहत फौज पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह काफिला आगे बढ़ रहा है और रात को पहले ये भी खबरें पहले जिस वक्त बैरिस्टर गौहर मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए तो कुछ जो इस तरह के रूमर्स भी आ रहे थे कि जो बानी पीटीआई की जानब से एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करा के भेज दिया गया है बैरिस्टर गौहर के जरिए। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इसे कतहन इसे गलत करार दिया गया और कुछ निजी चैनल्स। लेकिन ये जो मुलाकात है अनवार, क्योंकि आप अडयाला जेल भी कवर करते हैं, ये भी अनप्रेसिडेंटेड ही थी। मुलाकात का वक्त नहीं था, मुलाकात की डेट नहीं थी, मुलाकात तो इसी वजह से करवाई गई थी कि कोई मुज़ाकरात हो, बानी पीटीआई को रास्ता दिखाएं। देखिए, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात भी होते हैं, मुलाकात का दिन भी होता है, तब हमने देखा कि मैं चूंकि खुद अडयाला जेल कवर करता हूं तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं कई घंटे वहां पे बैठे रहते हैं, उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती है। और कल 2 दफा मुलाकातें हुई हैं। पहले जो वक्त गया उसमें बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और अली मोहम्मद खान गए बानी पीटीआई से, वहां पर उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वो वापस चले आए। उसके बाद फिर एक मुलाकात का दौर यहाँ पे मिनिस्टर इनक्लेव में हुआ और उसके बाद एक मरतबा फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो बैरिस्टर गौहर एक मरतबा फिर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गई और फौरी उनकी मुलाकात करा दी गई। आधे घंटे की मुलाकात हुई और फिर बैरिस्टर गौहर वहां से रवाना हो गए। जब उनसे पूछा गया वहां पर कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कॉल ऑफ होने जा रहा है एहतजाज, तो उन्होंने वाज़ेह कह दिया था कि एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होगा। बानी पीटीआई ने साफ ये कह दिया है। लेकिन कुछ फिर उसके बाद इस तरह की खबरें चलाई गई, एक निजी चैनल में भी खबर चली कि कुछ एक वीडियो बयान जो है वहां से रिकॉर्ड करवा के लाया गया, बैरिस्टर गौहर के जरिए भेजा जा रहा है और ये कॉल ऑफ हो जाएगा। कुछ एक खबरें चल रही थी कि संजानी पे पड़ाव डाला जाएगा और उसके बाद फिर मुज़ाकरात चलेंगे और उसके बाद अगर मुज़ाकरात इनके कामयाब ना हुए तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बार-बार इन तमाम खबरों की तर्दीद कर रही है। गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की थी, वो बानी पीटीआई का पैगाम लेकर फिर अली मिन गंडापुर और बुशरा बीबी के पास वहां से आ गए थे। उनका ये कहना था कि जो उनका पैगाम है, मैं चूंकि एक जो मुज़ाकरात का दौर हुआ था मिनिस्टर इनक्लेव में, उसमें कुछ पेशरफ्त का पहले ये खबरें चली थी कि कुछ पेशरफ्त जरूर हुई है। पहले ये भी कल सारा दिन ये रूमर्स चलते रहे कि ये ऑफर की है कि बानी पीटीआई को कि बनी गाला उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए और एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बार-बार ये कह रही थी कि एहतजाज कॉल ऑफ उसी सूरत में होगा जब बानी पीटीआई इसके अहकामात जारी करेंगे। और कल बैरिस्टर गौहर जब निकले, हमसे पूछा तो उन्होंने सही बात है अनवार, जिस तरह आप बता रहे हैं रूमर्स तो ये भी थे कि शायद कोई जगह अलॉट कर दी जाएगी लेकिन बाद में तरदीद कर दी गई। थैंक यू सो मच अनवार अब्बासी, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मैं आगाह। मतलब अब सूरत हाल हसनैन इस तरह की हो गई है कि बातें ये भी चल रही हैं कि हुकूमत वाले हुकूमत में रहकर भी हुए नौकरी की मिसाल हैं और इमरान खान कैद में रहकर भी मर्द आजाद। वो जो इतनी बड़ी बढ़के थी ना कि नहीं आने देंगे, खड्डे मार दिए, रोडे उखाड़ दिए, अल्टीमेटली वही हुकूमत हमें मुज़ाकरात करती हुई भी नजर आती है। ख़वातीन व हज़रात, मेरी और गज़ल की आपके साथ ये सिलसिला जारी है इस गपशप का और इसके बाद हम सीधा चलेंगे डी चौक में, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की निगाहें हैं, खान साहब की निगाहें हैं, पूरे एहतजाजी जो आ रहे हैं वो उसी की वजह से वहाँ पे जाके एहतजाज करना चाह रहे हैं। वहाँ की एक्चुअल सूरत हाल क्या है, अभी इस ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। स्टे विद अस।